हाय एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस अकेडमी में। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोग फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत बुक को कवर करने के लिए, और हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल नंबर 19 को कर लिया था। आर्टिकल नंबर 19 कंप्लीट हो चुका था और 20 को स्टार्ट कर चुके थे। क्योंकि ये एक लंबा सेशन होगा, आर्टिकल 20 से 30 कंप्लीट हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं, इसलिए मैं ये एक रिकॉर्डेड सेशन डाल रही हूँ। क्योंकि लाइव जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रही हूँ, जिसके अंदर आर्टिकल 20 से आर्टिकल 30 कंप्लीट होगा और जल्दी से हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है और करना चाहते हो तो देर मत कीजिए, क्योंकि 13 जुलाई से कुछ नए कोर्सेज आ रहे हैं। 13 जुलाई से आप लोग नए कोर्सेज के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए आपको रैंक 10 रेफरल कोड यूज करना है। इस रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उन बेनिफिट्स को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस तरीके के कोर्सेज 13 जुलाई से 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। जीएस का कंप्लीट बैच स्टार्ट होगा हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए। इंग्लिश जीएस बैच कोर्स अलग से स्टार्ट हो रहा है जो इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए होगा, और एक बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स होगा जिसमें नोट्स तो इंग्लिश के अंदर होंगे, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन है टीचर के साथ वो हिंदी में होगी। मतलब हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स आ रहा है। तीनों ही कोर्सेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। साथ साथ में मोटिवेशनल राउंड्स होते हैं, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए होंगी। तो मतलब फुल कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिलेगा। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, किसी भी तरीके की वीडियोस देख सकते हैं। जो क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, और मान लीजिए आप आज एनरोल कर रहे हैं और जो पहले क्लासेस खत्म हो चुकी हैं आप उनको भी एनरोल कर सकते हैं, उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने किसी एक बैच के अंदर अगर एनरोल किया है तो आप दूसरी क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। किसी भी तरीके से किसी भी टीचर की क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रैंक 10 रेफरल कोड यूज करना है। ये रेफरल कोड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा, एक तो आरती मैम की पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। आपकी जर्नी के अंदर कुछ भी अगर डाउट आता है तो आरती मैम विल हेल्प यू। जितने भी यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसकी ई-पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, और साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। कुछ भी डाउट अगर आप लोगों को आता है या कोई भी भ्रम, कोई संदेह आपके दिमाग में है कि किस तरीके से तैयारी होगी, आप इस गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी इंक्वायरीज को एंटरटेन किया जाएगा। तो गाइज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए क्या किया था, आर्टिकल 19 को कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसके अंदर ये इतनी सारी फ्रीडम्स के बारे में हमने जाना था। इनकी जो भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस थे उन सभी को भी हमने करंट के टॉपिक से रिलेट करके, या मैं कहूँ कि केस स्टडी से रिलेट करके हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि राइट टू प्रोफेशन क्या होता है, कौन सा काम ऐसा है जिसपे स्टेट को मोनोपोली मिली हुई है, ये सारी बातों को हमने देख लिया था। हम आर्टिकल 20 कर रहे थे, लेकिन बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो बीच में ही इंटरप्ट हो गया था और हम लोगों को क्लास जो है वो ऑफ करनी पड़ी थी। तो यहीं से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आर्टिकल 20 से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखो आर्टिकल 20 है क्या, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। सबसे पहले आप कन्विक्शन का मतलब समझिए। कन्विक्शन का क्या मतलब है, ये कोई पर्सन है, इसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, इसने कोई क्राइम किया है, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट करके बाद में इसके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कोर्ट के पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो ये पर्सन नॉट गिल्टी प्रूव हो गया, ठीक है, नॉट गिल्टी प्रूव हो गया मतलब एक्विटल हो गया, इसका मतलब बाइज्जत बरी हो गया ये, या ये पर्सन गिल्टी हो गया। अगर ये पर्सन गिल्टी हो जाता है तो इसको पनिशमेंट सुनाई जाएगी। अगर ये पर्सन गिल्टी हो जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, कन्विक्शन। ये कन्विक्टेड है, ठीक है, कन्विक्शन, इसे कन्विक्शन कहते हैं। मतलब किसी का क्राइम प्रूव होने के बाद जो कोर्ट उसको सजा सुनाएगी, उस केस में, उस केसेस के अंदर, उस कन्विक्शन के अंदर आप लोगों को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है आर्टिकल 20। तो पहली चीज इसके अंदर आर्टिकल सब क्लोज 1 क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी। क्या मतलब हुआ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल आपने 2011 के अंदर किसी का मर्डर किया है, ठीक है, कोई एक पर्सन है जिसने 2011 में मर्डर किया है, ठीक है, उसकी जो पनिशमेंट है मतलब वो गिल्टी प्रूव हुआ है 2019 में, ठीक है, मैं कुछ भी एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ।
गिल्टी प्रूव हुआ है वो 2019 के अंदर उसको सजा सुनाई जा रही है कोर्ट के द्वारा। मान लीजिए 2011 में मर्डर केस के लिए, यानी मर्डर के लिए जो पनिशमेंट थी वो थी 3 साल की जेल, 3 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 2011 में मर्डर के लिए जो पनिशमेंट फिक्स थी वो थी 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब 2019 के अंदर मान लो कुछ कानून के अंदर बदलाव आ जाता है और 2019 में मर्डर के लिए मान लिया मैंने कि डेथ पेनल्टी है। ठीक है, डेथ पेनल्टी है यानी फांसी की सजा, मर्डर के खिलाफ, मर्डर की गुनाह के लिए फांसी की सजा निर्धारित कर दी 2019 में। अब उस इंसान को पनिशमेंट सुनाई जा रही है 19 में, लेकिन उसने क्राइम किया है 2011 में, तो उसके ऊपर 2011 वाले नियम लगेंगे या 2019 वाले नियम लगेंगे। उसके ऊपर जो नियम लगेंगे वो 2011 वाले लगेंगे। मीन्स जिस समय वो केस, जिस समय उसने वो गलती की है, जिस समय उसने वो ऑफेंस किया है, उसी समय जो पनिशमेंट निर्धारित है वही वाली पनिशमेंट उसके ऊपर लगेगी, ना तो उससे पहले की लगेगी ना उसके बाद की लगेगी। ठीक है, या मैं इसको इस तरीके से भी ले सकती हूँ कि 2011 के अंदर उसने क्राइम किया है और 2007 के अंदर कुछ डेथ पेनल्टी का केस था, डेथ पेनल्टी है मर्डर के लिए, और उसने जो क्राइम किया है मर्डर का वो 2011 में किया है, और इस समय 3 साल की सजा अगर हम कह देते हैं, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है मर्डर के केस में, तो उसको 2007 की सजा नहीं लगेगी। जिस साल वो क्राइम कर रहा है उसी साल की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। उस समय जो कानून है उन्हीं कानूनों के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतकाल में जाके जो सजा है आप उसको वो नहीं सुना सकते। जिस समय वो क्राइम कर रहा है, जिस टाइम में उसने क्राइम किया है, उस टाइम उस गुनाह के लिए जो पनिशमेंट फिक्स है उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या बातें कह रहा है, इसी एक पॉइंट के अंदर 2 बातें और हैं, ए और बी। अगर मैं कहूँ, ए बात क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। किसी भी इंसान को सजा नहीं मिलेगी जब तक उसने लॉ को वायलेट नहीं किया। क्या कहने का मतलब है, मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, इस इंसान ने ये थीफ है, ठीक है, इसने थेफ्ट किया है, इसने चोरी की है, और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि भारत के अंदर चोरी के लिए कोई लॉ नहीं है, चोरी के अंदर कोई लॉ, चोरी के लिए कोई लॉ नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी रैंडम मान रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसने चोरी करके कोई लॉ वायलेट नहीं किया, क्योंकि लॉ के लिए तो कोई चोरी के लिए तो कोई लॉ है ही नहीं, क्योंकि चोरी करके उसने कोई लॉ वायलेट नहीं किया है, इस केस में इस पे कन्विक्शन नहीं लगेगा, यानी इस केस में इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्या कह रहा है ये जो आर्टिकल है सब क्लोज 1 का, ये यूं कह रहा है कि जब तक कोई लॉ वायलेट नहीं हुआ तब तक उस इंसान पे, ऐसे नहीं कि स्टेट का मन कर रहा है किसी को सजा देने के लिए और स्टेट ने उसको बंदी बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कोई लॉ वायलेट नहीं हुआ है, लॉ वायलेशन के होने पर ही पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इट सब्जेक्ट टू ए, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी एक ऑफेंस के लिए, किसी भी एक ऑफेंस के लिए मैंने मान लिया थेफ्ट के लिए 1 साल की सजा है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है थेफ्ट के लिए। तो अब जैसा लॉ ने लिखा हुआ है कि 1 साल की ही सजा मिलेगी, तो स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से उसको 1 साल से ज्यादा बंदी नहीं बना सकते। क्या मतलब हुआ, जो भी लॉ के अंदर प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट का, आप उतना ही उसके ऊपर पनिशमेंट लगा सकते हैं। स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से उसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं लगा सकता। ऐसा ये पॉइंट कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ठीक है, ये आर्टिकल सब क्लोज 20 आर्टिकल 21 था। क्या कह रहा है हमने देख लिया, लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी हमने अभी बातें की है आर्टिकल 21 से रिलेटेड, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए है, क्रिमिनल लॉज के अंदर है, सिविल लॉज के अंदर नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्रिमिनल लॉज के अंदर है। ये सारी बातें आपकी लक्ष्मीकांत के अंदर गिवन है। आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 क्या कहता है, नो डबल जेओपार्डी। नो डबल जेओपार्डी का क्या मतलब है, एक ही गुनाह के लिए आप 2 बार सजा नहीं ले सकते।
एक ही गुनाह के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। क्या कहने का मतलब है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसने 2007 में कोई क्राइम किया है, इस क्राइम की इसको 1 साल की सजा मिल भी चुकी है और इतना ही इस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट है ये फिक्स हुई थी अकॉर्डिंग टू लॉ। अब मान लीजिए 2009 के अंदर कोई नया रूल बनता है, 2009 में कोई नया रूल बना कि 2005 के बाद वाले जितने क्रिमिनल हैं, ठीक है, उन क्रिमिनल्स के ऊपर उनको 5 साल की सजा देनी चाहिए, 5 साल की सजा देनी चाहिए, 5 साल का इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए। कुछ ऐसा लॉ बना दिया 2009 के अंदर कि 2005 के बाद के जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी क्रिमिनल्स को 5 साल की सजा देनी चाहिए। तो वो अपनी सजा के अकॉर्डिंग 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, 1 साल की जेल जो उसके क्राइम के लिए निश्चित की गई थी, निर्धारित की गई थी, वो उसको भुगत चुका है। मतलब उसके क्राइम की सजा उसको मिल चुकी है। तो अब आगे चाहे कैसा भी रूल बने, उस इंसान को फिर से उसी क्राइम के लिए सजा नहीं मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान ने मर्डर कर दिया, उसको 3 साल की सजा मिली और उसने अपनी सजा भुगत ली, ठीक है, उसने बाहर आके फिर मर्डर कर दिया, ठीक है, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि मर्डर के लिए तो वो 3 साल की सजा भुगत चुका है, उसने बाहर आके फिर मर्डर किया है तो उसको फिर से 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा, अगर कोई क्रिमिनल, अगर कोई क्राइम का सजा भुगत चुका है, एक बार क्राइम किया, एक बार सजा भुगत चुका है, तो उसको ऊपर फिर से दोबारा से वो सजा नहीं लगेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे नो डबल जेओपार्डी का क्या मतलब है, कि एक गुनाह की एक ही बार सजा हो सकती है, उस गुनाह की सजा आप उसको बार बार नहीं दे सकते, ठीक है। थर्ड क्या कहता है आर्टिकल 20 सब क्लोज 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करना। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या मतलब है, इसको डिटेल में समझते हैं कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी पर्सन जो अक्यूज्ड है, जो गुनाहगार है, जिसके ऊपर इल्जाम है कि आपने ऑफेंस किया है, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, यानी पुलिस जो है उसको कंपेल नहीं कर सकती कि आप खुद के खिलाफ गवाही दें। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको पीट पीट के और उसको हाँ भरवा ले कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो कंपेल नहीं कर सकता उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। ऐसा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर लिखा है। इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। इट एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, चाहे ओरल है चाहे डॉक्यूमेंट्री है, मतलब ना तो आप उसको पीट पीट के कुछ लिखवा सकते, ना ही आप उससे कुछ ओरल यानी वर्बली कुछ कहलवा सकते खुद के खिलाफ। क्या मतलब हुआ इसका? अब पुलिस तो ऐसा काम करती है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर भी, या जितने भी रियलिटी शोज वगैरह आते हैं वहां पे आपने देखा भी होगा कि ऐसा कई बार होता है। तो इसके लिए क्या प्रावधान बने हुए हैं, क्या प्रोविजंस हैं और इस आर्टिकल का मतलब क्या है? पुलिस के सामने अक्यूज्ड ने चाहे कुछ भी कहा हो, चाहे उसने खुद का गुनाह मंजूर किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, अक्यूज्ड ने चाहे लिख के अपने खिलाफ गवाही दी हो, चाहे उसने बोल के अपने खिलाफ गवाही दी हो, इस वाले विटनेस को यानी इस वाली बातों को मान्य नहीं माना जाता। पुलिस उस अक्यूज्ड को कैसे भी मजबूर करके भी लिखवा सकती है। तो आपके पास कुछ पक्का प्रूफ नहीं है कि पुलिस ने उसको डरा धमका के वो बातें मनवाई है या उस अक्यूज्ड ने खुद अपनी इच्छा से वो बातें मानी है। तो रूल क्या बना हुआ है, पुलिस के सामने अक्यूज्ड ने चाहे कुछ भी कहा हो, वो चीज एज अ विटनेस यूज नहीं होगी। कोर्ट के सामने फिर से वो जो बातें कहता है बिना डरे बिना धमकाए, कोर्ट के सामने उसने जो गवाही भरी है वो चीज मानी जाएगी, ठीक है। पुलिस उसको कैसे भी करके मजबूर भी कर सकती है अक्यूज्ड को कि आप ये बात कहो। तो इसलिए ये रूल बनाया है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब चाहे कुछ भी हो रहा है, अक्यूज्ड कुछ भी कह रहा है खुद के खिलाफ, उसको नहीं माना जाएगा जब तक वो कोर्ट के सामने कुछ नहीं कबूलता है, ठीक है। अब आगे देखो, इतनी बात उम्मीद करती हूँ आप समझ गए। हाउएवर इट डज नॉट एक्सटेंड टू, किन किन चीजों को सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जा रहा है। कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए उसके पास कोई हैंकी है, कोई रुमाल है, ठीक है, कोई हैंकरचीफ है, और पुलिस उसको कह सकती है कि इसको एज अ प्रूफ, मतलब हमको साबित करना है कोर्ट के अंदर कि तुमने गुनाह किया है, इसको मटेरियल ऑब्जेक्ट एज अ विटनेस हम रखना चाहते हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते। कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अगर पुलिस आपको कहे कि आपके थंब इंप्रेशन चाहिए, आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए, आपका ब्लड स्पेसिमेन चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी के ये मतलब कुछ हेयर वगैरह आपका चाहिए ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर सकें, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 वायलेट हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, चाहे कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, चाहे ब्लड सैंपल हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे थंब इंप्रेशन हो, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और ये इंफॉर्मेशन के लिए लिया जाता है ताकि आपके साथ भी अन्याय ना हो। अगर आप बेवजह पकड़े गए हो, बेकसूर हो, तो ताकि आप बेकसूर प्रूव किए जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के लिए आप नहीं कह सकते कि हमारे साथ 23 का वायलेशन हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, नार्को टेस्ट होते हैं, ब्रेन मैपिंग होती है, इसको चैलेंज किया गया कि ये इंसान को टॉर्चर करने वाली बातें हैं। तो सेल्वी वर्सेस कर्नाटका केस के अंदर ब्रेन मैपिंग को प्रोहिबिट किया गया कि ब्रेन मैपिंग नहीं होगी, नार्को टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि ब्रेन मैपिंग हर केस के अंदर प्रोहिबिट नहीं किया है। कुछ सीरियस क्राइम्स हैं, जैसे टेररिज्म का क्राइम है, कुछ रेप का विक्टिम है, ठीक है, रेप केसेस है, ऐसे केसेस के अंदर ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट किया जा सकता है। इसको आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कह सकते, ठीक है। आप इसके अंदर कोई सीरियस क्राइम है, टेररिस्ट जैसे या रेप जैसे केसेस हैं, उस केस के अंदर ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट वगैरह, लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। अब ये जितनी भी बातें हमने पढ़ी है, यानी कंप्लीट आर्टिकल 20 जो है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए है, सिविल ऑफेंसेस के लिए नहीं है। क्राइम के लिए है, डेथ के लिए है, रेप के लिए है, ठीक है, सिविल ऑफेंसेस के लिए नहीं है, जैसे जमीनी संबंधी मामले हैं, विवाह संबंधी मामले हैं, इन ऑफेंसेस के लिए ये आर्टिकल नहीं है। इट इज ओनली फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये बातें आप याद रखना। ये हमने आर्टिकल 20 के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम आर्टिकल 21 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 21 ए क्या कह रहा है? राइट टू एजुकेशन। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या कहता है? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ के खिलाफ जाके, यानी जैसा लॉ में लिखा है उसके अलावा आप किसी भी इंसान से उसकी लाइफ या उसकी लिबर्टी को नहीं ले सकते। मतलब स्टेट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय, स्टेट कैन नॉट टेक द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। पर्सन याद रखना है, यहाँ पे क्या शब्द है? पर्सन, मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है ये आर्टिकल। फिर से मैं याद दिला दूं, आर्टिकल 15, 16, 18, 2, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे। बाकी सभी आर्टिकल्स चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, सभी को मिल रहे हैं। तो इस लाइन को याद रखना, बिल्कुल रट लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 21 जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस केस के ऊपर बहुत सारी PIL लगी। इस केस को, इस आर्टिकल को यूज करके बहुत सारी और नई चीज़ें आती हैं। देखो क्या होता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और आज तक भी इसको कोट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर। है क्या? मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया जाता है, मेनका गांधी के पासपोर्ट को सीज कर लिया जाता है। मेनका गांधी पूछती है कि ये सीज क्यों किया जा रहा है, मेरा पासपोर्ट सीज क्यों किया जा रहा है। लेकिन पासपोर्ट एक्ट के अंदर कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि ये बताना जरूरी हो उस पर्सन को जिसका पासपोर्ट लिया है। मान लो ये मेनका गांधी है, इनका पासपोर्ट ले लिया, ठीक है, इनके पासपोर्ट को सीज कर दिया। अब इन्होंने पूछा कि क्यों मेरा पासपोर्ट क्यों सीज किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट एक्ट अथॉरिटीज को ये बताना जरूरी नहीं है कि आपका पासपोर्ट जो है वो क्यों हम सीज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा प्रोविजन नहीं था कि अथॉरिटी कंपलसरी है इस चीज के लिए कि जिसका पासपोर्ट सीज हुआ है उसको उसका रीजन बताए कि आपका पासपोर्ट क्यों सीज किया जा रहा है। मेनका गांधी ने केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL लगा दी और इस केस का नाम क्या पड़ा? मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसके अंदर मेनका गांधी के जो लॉयर है उनका सुप्रीम कोर्ट से ये कहना है कि आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को छीन रहे हैं, आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को छीन रहे हैं। और जो ये पासपोर्ट एक्ट है ये इनजस्ट है,
ये इनजस्टिस है, इससे अन्याय हो रहा है, आप विक्टिम को या जो भी प्रताड़ित है उसको पूछने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि उसका पासपोर्ट क्यों सीज किया जा रहा है, ठीक है, उसका पासपोर्ट सीज क्यों किया जा रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक डिसीजन दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड है वो मेंशन्ड है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने इतिहास में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी माना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया, लिखा नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्टली तरीके से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे भी काम करते हैं। तो एक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, हालांकि मैंने आपको इसको प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया था, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका का कंसेप्ट है, यूएसए का कंसेप्ट है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर क्या होगा, लॉ के अंदर जो बातें लिखी हैं, लॉ के अंदर कुछ भी लिखा है, चाहे वो न्याय है चाहे वो अन्याय है, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। यह है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि उसी प्रोसीजर को फॉलो करना जैसा लॉ ने इस्टेब्लिश कर दिया है, जैसा लॉ में लिखा गया है। अब चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, अगर लॉ वैसा है तो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना। 1978 से पहले भारत के अंदर भी यही हो रहा था, और इसी के अकॉर्डिंग पासपोर्ट एक्ट में मेनका गांधी को ये नहीं बताया गया कि आपका जो पासपोर्ट है वो सीज क्यों हो रहा है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जब कंसेप्ट आता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो लॉ बना है, जो कानून बना हुआ है, उसको भी चेक करो कि कहीं वो कानून ही तो गलत नहीं है, कहीं वो कानून ही तो इनजस्ट नहीं है। अगर वो कानून ही अन्याय करने वाला है, इनजस्टिस करने वाला है, तो उस लॉ को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना होगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर ये चेक नहीं करते कि लॉ कैसा बना हुआ है, लॉ जैसा भी बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर पहले ये चेक होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी लॉ बना है वो न्याय देने वाला है भी या नहीं। अगर लॉ ही गलत बना होगा तो ऑब्वियस है प्रोसीजर तो गलत ही होगा, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के अंदर ये केस होता है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंडिया में ये जो केस था ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट था। ए.के. गोपालन केस प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट था। क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगले केस में हम पढ़ेंगे, अगले आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये PIL देखा था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, भारत के अंदर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन करते रहना पड़ेगा। लेकिन जब मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 आता है तो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की जो वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने अपनी वर्डिक्ट को ओवर रूल किया और मेनका गांधी केस के अकॉर्डिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी कंसीडरेशन में लिया, ठीक है। उस समय जो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था उसकी जजमेंट को ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कंसीडर किया, ठीक है। सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से काम नहीं होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखा जाएगा कि लॉ कैसा बना हुआ है। तो ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखो मेनका गांधी केस से और क्या क्या चीजें आती हैं 1978 में, और प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो इस तरीके की चीजें पूछ लेते हैं कि राइट टू स्लीप जो है वो आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 21 में है, कहाँ पे है, ठीक है। तो याद रखिए आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें मेनका गांधी केस से जुड़ी हुई है यूजिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आपकी लक्ष्मीकांत के अंदर पूरी एक सीरीज दी हुई है, पूरी लिस्ट दी हुई है 31 पॉइंट्स की। उस पॉइंट्स को आप लोग रीड कर लेना, कहाँ पे है वो पॉइंट्स ये आप देख सकते हो। राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, इस तरीके से राइट टू हियरिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI आर्टिकल 21 के अंदर है, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन, राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, ये सारी चीजें क्या है आर्टिकल 21 के अंदर गिवन है। आप अपनी कंप्लीट लिस्ट जो है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट यानी स्वच्छ एनवायरनमेंट, राइट टू फ्री एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 21 में गिवन है। एक बार इस लिस्ट को जरूर पढ़ लेना, उस लिस्ट की एक छवि मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दी है,
ठीक है। लेकिन पहले 6 पॉइंट जो है वो आप बुक से पढ़ लेना और इन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि प्री के अंदर ये पॉइंट्स आते हैं और जैसे ये पॉइंट्स आते हैं हम लोग इनको दूसरे आर्टिकल्स के साथ रिलेट करने लगते हैं। ये सारी चीजें आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ, राइट टू लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है? सिर्फ सांस लेते रहना या अपनी चॉइस, अपनी डिग्निटी से जीना। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जानवरों की तरह जीना नहीं है। ह्यूमन और एनिमल्स, इन दोनों में फर्क क्या है? हालांकि इंसान भी एक सोशल एनिमल है, लेकिन ह्यूमन और पशु के अंदर फर्क क्या है कि एनिमल्स अपनी चॉइस, अपनी डिग्निटी से नहीं जी सकते, लेकिन ह्यूमन को भी अगर सिर्फ उसी तरीके से, सांस तो देखो ह्यूमन भी ले रहा है, सांस जानवर भी ले रहा है, सांस एनिमल भी ले रहा है, दोनों के पास ही राइट टू लाइफ है, दोनों ही जी रहे हैं, लेकिन एनिमल को किसी भी उनकी इच्छा के बिना किसी को बेच दिया, कहीं पे बांध दिया, कहीं पे बेच दिया, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के साथ अगर ऐसा हो तो क्या राइट टू लाइफ का वायलेशन है? बिल्कुल है। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, इज नॉट मेयरली लिविंग, इट इज राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। अपनी इच्छा और अपनी प्रतिष्ठा से जीना, ये एग्जैक्ट मीनिंग है राइट टू लाइफ का। राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो ये इंटरप्रिटेशन कैसे आई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको समझते हैं। देखिए, फ्रांसिस कोराइल म्यूलिन वर्सेस स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली 1980, ये केस होता है। इट स्टेट्स दैट, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, इट इज जीना विद चॉइस एंड डिग्निटी। आपकी इच्छा है, आप किससे शादी करना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आपकी डिग्निटी से आपको डिसीजन लेने के हक है। ऐसी चीजें राइट टू लाइफ के अंदर ऐड की गई 1980 के केस से, ठीक है। और सेम ऐसी चीज मेनका गांधी केस के अंदर भी इंटरप्रेट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसको और वाइडर इंटरप्रिटेशन इसका किया है इस केस के अंदर जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आर्टिकल 21 सुसाइड और यूथनेसिया को क्या कहता है? अब एक चीज देखिए, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपके पास राइट टू रिमेन साइलेंट भी तो है, वो भी तो एक एक्सप्रेशन है। राइट टू रिमेन साइलेंट मतलब आपसे कोई बात पूछी जाए और आप चुप हैं, तो आपने वो भी तो एक एक्सप्रेशन ही दिया है। राइट टू स्पीक एंड राइट नॉट टू स्पीक, दोनों ही आपके पास है। तो इसी तरीके से राइट टू लाइफ एंड, क्या राइट टू लाइफ का मतलब ये भी है क्या राइट नॉट टू लाइफ, यानी राइट टू डाई? क्या आर्टिकल 21 के अंदर ये भी बातें हैं, राइट नॉट टू लाइफ या राइट टू डाई? इसको समझते हैं कि आर्टिकल 21 सुसाइड पे या यूथनेसिया पे क्या कहता है, ठीक है। अरुणा शानबाग केस 2010 का था। ये एक लेडी है अरुणा शानबाग, जो एक हॉस्पिटल में काम करती है, महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में काम करती है, और इनके साथ रेप हुआ था इन्हीं के वार्ड बॉय के द्वारा, और उसके बाद से ये कोमा में चली गई थी। और इनके साथ ये दुर्घटना घट रही है लगभग 1970s में, ठीक है। और 2010 में ये केस चल रहा है। ये केस क्या था? इनको मर्सी किलिंग के, इनको अपने प्राण त्यागने की मंजूरी चाहिए थी। अरुणा शानबाग केस, वो कोमा में है, जितनी भी नर्सेज हैं वो इनका ख्याल रख रही है हॉस्पिटल में, और उन नर्सेज ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन डाली कि अरुणा शानबाग जो है तब से कोमा में है, बहुत साल हो गए हैं, और ये कुछ भी चॉइस या डिग्निटी नहीं दिखा पा रही है अपनी, और मतलब कुछ भी एक्टिविटी अरुणा शानबाग के अंदर नहीं है, तो क्या इनको मारने का अधिकार है, क्या इनको मरने का अधिकार है? राइट टू डाई इनके पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, हम यूथनेसिया को कंसीडर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया, लेकिन एक्टिव यूथनेसिया को अलाउ नहीं किया। पैसिव यूथनेसिया क्या है और एक्टिव यूथनेसिया क्या है? एक्टिव यूथनेसिया के अंदर क्या है? आप कोई एक्टिविटी करके, मतलब जो बाहर के लोग हैं, मान लो ये कोई पेशेंट है, ठीक है, ये कोई पेशेंट है, इसको नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, और इसके लिए मर्सी पिटीशन गई है इसको मारने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई भी डॉक्टर्स है या कोई भी एक्स नाम का पर्सन है, अगर वो कोई एक्टिविटी से इसको मार रहा है, इसे कहेंगे एक्टिव यूथनेसिया, ये अलाउड नहीं है, ये मर्डर होगा। क्या मतलब हुआ? अगर डॉक्टर ने इसको जहर का इंजेक्शन दे दिया, डॉक्टर ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? एक्टिव यूथनेसिया, मतलब कोई एक्टिविटी करके इनको किल करना। पैसिव यूथनेसिया क्या है? अपने आप से मर जाना,
अपने आप से मर जाने का क्या मतलब है कि जो आप इनको जीने के लिए लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स जो आप दे रहे थे, अगर आप उनको स्टॉप कर दें और फिर इनकी डेथ हो रही है, तो ये इसको कहेंगे पैसिव यूथनेसिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, कोई कोमा में है और उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, और अगर आप वेंटिलेटर हटा देते हैं, मतलब उनको वेंटिलेटर से नीचे ले आते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे हम? पैसिव यूथनेसिया। क्योंकि उनकी जिंदगी के लिए आप ये सपोर्ट दे रहे थे और ये सपोर्ट छीनी है आपने, कोई अदर एक्टिविटी नहीं किया, उनके अंदर कुछ और इंजेक्ट नहीं किया है उनको मारने के लिए, तो इस चीज को क्या कहेंगे? पैसिव यूथनेसिया। ये पैसिव यूथनेसिया जो है वो इंडिया के अंदर अलाउड कर दी गई अरुणा शानबाग केस के बाद, और एक्टिव यूथनेसिया आज भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये एक और केस हुआ, कॉमन कोज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस। आप ये सारे केसेस अगर पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट है इंडिया कानून करके, इंडिया कानून ये वेबसाइट है। गूगल जब आप करेंगे तो आपको ये सारे केसेस की पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगी, क्या केस था, कौन कौन पिटिशनर थे, कौन कौन रिस्पोंडेंट थे, सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया लिविंग विल को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग विल? लिविंग विल का मतलब क्या है? ये कोई पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को कोई बीमारी हो गई, इस पर्सन को कोई डिजीज हो गई है, इसकी डिजीज ऐसी है जिससे इन फ्यूचर वो ऐसी सिचुएशन में जा सकता है जिसे कोमा कहते हैं। इन फ्यूचर वो कोमा में जा सकता है, मतलब उसे नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है, तो उसे इस पर्सन को सिर्फ इतना सा पता है कि मुझे ऐसी डिजीज है कि किसी भी वक्त मैं कोमा में जा सकता हूँ। तो ये पर्सन क्या करे? एक कंसेंट लेटर लिख दे, एक लेटर लिख दे कि मेरी ऐसी अवस्था के बाद, अपने उस लेटर के अंदर अपने डियर और नियर वंस के नाम मेंशन कर दे कि मैं इन लोगों को अधिकार देता हूं कि मेरी इस कोमा वाली अवस्था होने के बाद वो मेरे लिए कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो मुझे मर्सी पिटीशन डाल दे, मतलब मर्सी किलिंग के लिए अलाउ कर दे। इन लोगों के पास मैं अधिकार देता हूं कि मेरी ऐसी अवस्था होने के बाद ये मेरी चॉइस जो है वो इन्हीं की चॉइस मेरी चॉइस मानी जाएगी, क्योंकि अब ये तो चॉइस दिखा नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति के अंदर है जो बिल्कुल, जिसको हम क्या कहेंगे, निर्जीव स्थिति के अंदर है, कोमा के अंदर है, तो ये तो अपनी चॉइस दिखा नहीं सकता। तो ये एक ऐसा कंसेंट लेटर लिख के जाएंगे कि मेरी चॉइस जो होगी वही मानी जाएगी जो मेरे डियर और नियर वंस की चॉइसेस है। तो इस तरीके के पेपर को हम क्या कहेंगे? इसको लिविंग विल कहेंगे। और ये लिविंग विल पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन पाता है 2018 के इस केस के अंदर। ठीक है, इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दी है आर्टिकल 21 में लिविंग विल, जो यूथनेसिया से या सुसाइड से ही रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि सुसाइड के ऊपर आर्टिकल 21 क्या कहता है, कि सुसाइड पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है। तो याद रखें, सुसाइड पनिशेबल ऑफेंस है। पी रथिनम केस 1994 का होता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड को नॉट पनिशेबल मान लिया था। सेक्शन 309 है और सेक्शन 306 है। सेक्शन 309 क्या कहता है कि सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्या मतलब? जिस इंसान ने सुसाइड किया, अगर कर लिया तो वो मर गया, अगर नहीं किया तो वो जेल में जाएगा, क्योंकि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्यों पनिशेबल ऑफेंस है? क्योंकि आप जो भी पर्सन है भारत के, जो भी या कहीं के भी जो भी पर्सन है, वो स्टेट के सोर्सेज हैं, स्टेट के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, स्टेट की संपत्ति है और आप स्टेट की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है सुसाइड को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। सेक्शन 309 सुसाइड को पनिशेबल ऑफेंस मानता है। सेक्शन 306 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है जो किसी दूसरे को सुसाइड करने के लिए उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि आप लोग सुसाइड करें, आप सुसाइड करें, उसके दिमाग के अंदर ये बातें डाल रहा है, उसको सुसाइड करने के लिए उकसा रहा है, उत्तेजित कर रहा है, तो उसको भी पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। जिसने प्रोवोक किया है उसको भी पनिशेबल, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, पी रथिनम केस के अंदर क्या हुआ? पी रथिनम केस के अंदर ऐसी पिटीशन आई कि जब आप राइट टू लाइफ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये भी तो है राइट नॉट टू लाइफ। हमारी चॉइस है हम जिए या ना जिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्ञान कौर केस 1996 का होता है। ज्ञान कौर केस 1996 सुप्रीम कोर्ट का होता है। इस केस के अंदर ज्ञान कौर के ऊपर मतलब इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने किसी को भड़काया है सुसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो ज्ञान कौर के
लॉयर हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप ही ने तो कहा है सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस है, सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इन पी रथिनम केस आपने ये बात मानी है कि सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, तो आप किस बलबूते पे मुझे यानी ज्ञान कौर को पनिशमेंट सुना सकते हैं? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी पी रथिनम केस की जजमेंट को ओवररूल किया और ये फिक्स कर दिया कि सेक्शन 309 यानी जिसके अंदर सुसाइड है और सेक्शन 306 यानी जिसके अंदर प्रोवोकिंग है, जिसके अंदर उकसाना है सुसाइड के लिए, ये दोनों ही पनिशेबल ऑफेंस है। और आज की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सुसाइड जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, और सुसाइड के लिए भड़काना भी पनिशेबल ऑफेंस है। ये दोनों केस इससे जुड़े हुए हैं, पी रथिनम केस और ज्ञान कौर केस। पी रथिनम केस में सेक्शन 309 को रिपील कर दिया जाता है और सुसाइड को पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाता। ठीक है, नहीं माना जाता। और ज्ञान कौर केस के अंदर फिर से जो पी रथिनम में माना सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल किया और सुसाइड एज वेल एज प्रोवोकिंग ऑफ सुसाइड दोनों को ही पनिशेबल ऑफेंस माना गया। तो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल 21 है। ठीक है, जिसके अंदर हमने यूथनेसिया को पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने सुसाइड को पढ़ लिया। नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन फॉर सर्टेन केसेस। अब डिटेंशन के लिए है ये। डिटेंशन का मतलब क्या है? ये कोई पर्सन है, इसने क्राइम किया है या करने वाला है, क्राइम किया है या करने वाला है, शक है कि ऐसा कोई क्राइम करेगा और इसको पुलिस अरेस्ट कर ले, इसको पुलिस अरेस्ट कर ले। अभी कोर्ट में नहीं लेके गए हैं, सिर्फ पुलिस ने अरेस्ट किया है यानी डिटेन कर लिया है। इस डिटेंशन के लिए कौन कौन से राइट इस पर्सन के पास हैं वो आर्टिकल 22 बताता है। डिटेन करके इसको कोर्ट में ले गए और कोर्ट में अगर ये गिल्टी प्रूव हो गया, उस केस में इसके ऊपर कौन कौन से राइट है वो आर्टिकल 20 बताता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन फॉर सर्टेन केसेस। क्या है? आर्टिकल सब क्लोज 1, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 22(1) क्या कहता है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। आपने देखा होगा अरेस्ट वारंट लेके आते हैं पुलिस, जो पुलिस आप लोगों को पकड़ने आएगी या किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने आएगी, अरेस्ट वारंट लेके आती है और उस इंसान को पूरा अधिकार है कि आप उनसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों बंदी बना रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। ये आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 में है। आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 क्या कहता है? कि आपके पास पूरा अधिकार है कि आप कंसल्ट करें और आपको एक लीगल यानी लॉयर मिलने का पूरा अधिकार है। कोई भी पर्सन है, अगर उसको पकड़ लिया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है, तो उसके पास लॉयर करने का पूरा अधिकार है। अगर इस पर्सन के पास पैसे नहीं है, वो इतना फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है कि किसी लॉयर की फीस दे दे, तो इसको सरकारी वकील मिलेगा। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा इसके लिए, मतलब गवर्नमेंट लॉयर इसको मिलेगा। आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग इसको पूरा अधिकार है कि ये कंसल्ट करे, डिफेंड करे खुद को और एक लीगल प्रैक्टिशनर ले। ठीक है, आर्टिकल 22 सब क्लोज 3 क्या कहता है? राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। क्या कह रहे हैं? कोई पर्सन है, ठीक है, इसको पकड़ लिया सुबह 8 बजे और अगली सुबह 8 बजे तक ही आप इसको पकड़ के रख सकते हैं और इस बीच आप इनको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है पकड़ के बिठा लिया, किसी को पता ही नहीं कि इसको पकड़ रखा और आप इसको कंटिन्यू टाइम तक इसको जेल में रखें। ऐसा नहीं हो सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने इसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब मजिस्ट्रेट आगे क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग फिर पुलिस काम करेगी। ठीक है, सब क्लोज 4 क्या कहता है? राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेज फर्दर डिटेंशन। जब तक मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन के लिए, मतलब ऐसा नहीं कहता मजिस्ट्रेट कि इसको और प्लस टाइम के लिए भी जेल में ही रखा जाए, अगर ऐसा मजिस्ट्रेट ने नहीं मेंशन किया तो आपको 24 घंटे के बाद उस डिटेनू को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या कहता है कि आप पूछ सकते हैं मुझे बंदी क्यों बनाया है, और साथ में यहाँ पे ये भी अधिकार है कि उसके नियर और डियर वंस को इन्फॉर्म किया जाए कि ऐसे ऐसे इस पर्सन को जेल के अंदर लेके जाया गया है। ठीक है, नियर और डियर वंस को पता ही नहीं होगा तो यूँ तो उसको कितने दिन तक रख लो जेल के अंदर। ठीक है, तो सब क्लोज 2 क्या कहता है? लीगल प्रैक्टिशनर उसको मिलेगा यानी लॉयर उसको मिलेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएं। जब तक मजिस्ट्रेट आगे रखने के लिए नहीं कहे तो 24 घंटे के बाद इनको फ्री करना जरूरी होगा। डिटेंशन यानी पकड़ना, बंदी बनाना। 2 तरीके का डिटेंशन होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन।
प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर क्या है, जब उस इंसान ने क्राइम कर दिया, मतलब वो किसी का मर्डर कर चुका, किसी की चोरी कर चुका, काम कर चुका है, क्राइम कर चुका है, उस केस में उसको प्यूनिटिव डिटेंशन कहेंगे। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, अभी उसने क्राइम किया नहीं है लेकिन पुलिस को ऐसा शक है कि वो कर सकता है कोई क्राइम और उसको पहले ही पकड़ लिया जाए, तो इसे क्या कहेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर स्टेट को एम्पावरमेंट है, स्टेट यानी एग्जीक्यूटिव को एम्पावरमेंट है कि सिर्फ शक के बेसिस पे किसी को पकड़ रहे हैं, और ये जो आर्टिकल है, ये जो केस है, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है। अब आगे पढ़ेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके बातें क्या है। आर्टिकल 22 जो है एनिमी अलाइन के लिए नहीं है। क्या मतलब हुआ, मैंने आपको सिटीजन और एलियन ये दो बातें बताई थी, और इसके अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। ठीक है, सिटीजनशिप चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो एनिमी एलियन होंगे, ठीक है, मतलब जिन देशों के साथ भारत का युद्ध चल रहा है, जिन देशों के साथ इंडिया के लोगों को वहां सिटीजनशिप नहीं मिलती, तो उन एनिमी एलियन के लिए आर्टिकल 22 नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फ्रेंडली एलियन है, नॉन सिटीजन फ्रेंडली एलियन है, उनके लिए आर्टिकल 22 है। एनिमी एलियन के लिए आर्टिकल 22 नहीं है। आर्टिकल 22 डज नॉट प्रोटेक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन को नहीं प्रोटेक्ट करता। यानी ये जितने भी अधिकार हमने पढ़े हैं कि उनको अरेस्ट का आधार बताएं, उसको लॉयर देने की जो उसका राइट है, नियर और डियर वंस को सूचित करने का जो अधिकार है, ये सारे अधिकार सिर्फ प्यूनिटिव डिटेंशन में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। ये हमने देख लिया, सिर्फ महज शक के बेस पे किसी को पकड़ना। ग्राउंड्स क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के, आप किस किस बेस पे किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन बना सकते हैं, किसी को प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन है, उससे स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट है, मतलब वो कुछ ऐसा एक्शन करने वाला है जिससे स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट है, जैसे कोई टेररिस्ट है, आप उसको प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हैं। कोई आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान है जो अभी यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, आप उस इंसान को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं कि किस किस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। आर्टिकल 22 पार्लियामेंट को ये ऑथोराइज करता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है to prescribe the circumstances and classes of cases in which the person can be detained more than 3 months under a preventive detention law। इससे पहले हम यहाँ पे आते हैं, क्या कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूल। प्रोविजन ये कहता है, देखो प्यूनिटिव डिटेंशन में हमने क्या देखा कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी को पकड़ के नहीं रख सकते अगर मजिस्ट्रेट ऐसी परमिशन ना दे तो। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप मैक्सिमम 3 महीने के लिए रख सकते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने आपको उस प्रिवेंटिव डिटेनू को प्रस्तुत करना पड़ेगा। वहां पे मजिस्ट्रेट के पास गए थे, यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड के पास गए हैं। इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन होते हैं, डिसीजन लेने वाले, वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है कि किस बेस पे तुमको डिटेन किया है, ये कम्युनिकेट करना चाहिए उस डिटेनू के साथ, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। चाहे तो स्टेट उसको ना बताए कि आपको क्यों बंदी बनाया है, आपको क्यों डिटेन किया है। दूसरी चीज क्या है, द डिटेनू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। मतलब कि उसको डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है कि उसको लॉयर मिले, और ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं भी हो सकती कि उसको लॉयर मिले। कहने का मतलब क्या है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला केस होगा, आर्टिकल 22 के अंदर जितने राइट्स मिलेंगे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए मस्ट नहीं है, हो सकते भी है, नहीं भी हो सकते। ठीक है, और 3 महीने से ज्यादा, किस केस में 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले को यानी प्रिवेंटिव डिटेनू को रखना है जेल में, किस किस केस के अंदर 3 महीने से ज्यादा तक प्रिवेंटिव डिटेनू को जेल में रखना है, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने केस ए केस बी के लिए ऐसा कह दिया कि 3 महीने तक 3 मंथ्स तक उसको जेल में रखना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बात कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी सी केस के लिए भी वो कह सकता है कि 3 महीने से ज्यादा आप इस प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले पर्सन को रख सकते हो।
तो सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में है कि ऐसे कौन कौन से केसेस, ऐसे कौन कौन सी क्लासेस हैं कि किस केस के अंदर उनको 3 महीने से ज़्यादा बंदी बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, क्या रिलेशन है, क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखो, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ये तो पूरा आपने स्टेट के हाथ में पावर दे दी। इससे तो बहुत सारे लोग जो है वो परेशान भी होंगे, बहुत सारे लोग बेवजह भी पकड़े जाते होंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बार, और इसको एक्सपायर कर दिया जाता है 1969 में, मतलब ये रिपील हो जाता है। लेकिन इसके रिपील के बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 मीसा, ये ऐसा एक्ट था जिसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे ही कानून बने हुए थे। इसको भी रिपील कर दिया 1978 में, लेकिन अब भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। टाडा और पोटा जो टेररिज्म के लिए है, ठीक है, उनको भी बाद में रिपील किया गया क्योंकि इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे केसेस ही थे। लेकिन आज के टाइम में भी बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रोविजंस ही हैं। मतलब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन बेशक कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया, लेकिन अब भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन चल रहा है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये रिपील नहीं हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988, ये जो एक्ट है ये भी अभी रिपील नहीं हुआ है। यहाँ पे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले प्रोविजंस ही लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या नियम है, क्या नहीं है, ये बातें हमने सारी देख ली। नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ह्यूमन बींग्स की बचाना है, ह्यूमन बींग्स को ट्रैफिकिंग से और फोर्स्ड लेबर से, ट्रैफिकिंग से और फोर्स्ड लेबर से, बंधुआ मजदूरी से, ठीक है, बॉन्डेड लेबर से। क्या कहता है इसका सब क्लोज 1, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स आर फॉर्म्ड और फोर्स्ड लेबर are prohibited and contravention of this provision shall be an punishable offense in accordance with law। क्या कहता है, अगर किसी इंसान को बॉन्डेड लेबर की तरह काम कराया जा रहा है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर की तरह काम किया जा रहा है, अगर किसी को बेगार में झोंका जा रहा है, बेगार का मतलब क्या होता है, बेगार का मतलब हो रहा है किसी से उसकी इच्छा के बिना काम करवाना और विदाउट पेइंग एनीथिंग, बिना पैसे किसी से उसकी इच्छा के बिना काम करवाना बेगार है। बॉन्डेड लेबर क्या होता है, किसी ने किसी से कर्ज लिया था और उस कर्ज को नहीं चुका पाया कोई इंसान, तो उसने उसको अपने खेत में बंदी बना के रख लिया कि तुम जब तक तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं हो जाता तुम मेरे यहाँ पे नौकर की तरह काम करो। उसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर, यानी स्लेवरी, स्लेव टाइप की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बैंड है, प्रोहिबिटेड है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता है, कोई बेगार प्रथा करता है, कोई बॉन्डेड लेबर करता है, कोई स्लेवरी कर रहा है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। Nothing in this article shall prevent the state from imposing, इस जो आर्टिकल सब क्लोज 2 है इसको बाद में देखते हैं, पहले आर्टिकल सब क्लोज 1 को ही पढ़ते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 23 सब क्लोज 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत के अंदर कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं। कौन कौन से एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1956। मिनिमम वेजेस मतलब चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जेल के अंदर भी आपको अगर काम करवाया जा रहा है, आपने देखा होगा कुछ सजाएं ऐसी होती है जहाँ पे जेल के अंदर काम करवाया जाता है, उनसे कुर्सी बनवाई जा रही है, उनसे खेती करवाई जा रही है, तो उस केस के अंदर भी आपको मिनिमम वेजेस देता है जेल, आपको मिनिमम वेजेस मिलेंगी। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्या कहता है ये हमने देख लिया। इवन इन रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, ये हमने अभी समझा है जेल वाला पॉइंट। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1956, इन दो एक्ट को बनाया गया आर्टिकल 23 सब क्लोज 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। क्या है आर्टिकल 23 सब क्लोज 1, ये हमने देख लिया। अब आपने देखा होगा बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे एक सर्टेन एज के बाद आर्मी के अंदर जाना अनिवार्य है, जैसे इजराइल है, जैसे चाइना है, ठीक है, और भी जर्मनी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ड्राफ्ट सिस्टम या कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम है, मतलब आफ्टर सर्टेन एज आपको देश सेवा के अंदर खुद के शरीर को देना पड़ेगा। तो क्या भारत के अंदर ऐसा कोई आर्टिकल हो सकता है, भारत के अंदर कोई ऐसा काम हो सकता है? तो आर्टिकल 23 सब क्लोज 2 क्या कहता है कि स्टेट को जब भी ज़रूरत होगी वो आपके ऊपर कंपलसरी सर्विस को इम्पोज कर सकता है, आपके ऊपर कंपल्शन लगा सकता है कि आर्मी में आओ, आर्मी में काम करो। जबकि अभी तक क्या है कि भारत के अंदर जितना भी आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो रहा है वो सब वॉलंटरी है, लोग अपनी इच्छा से आते हैं आर्मी में, लेकिन स्टेट अगर चाहे तो इसको कंपलसरी कर सकता है।
किस किस केस में? फॉर पब्लिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी कोई ऐसी कंपलसरी सर्विसेज स्टेट की तरफ से आएगी तो उस सर्विस के अंदर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे या इनमें से किसी भी बेस पे। क्या मतलब हुआ? स्टेट ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ मुस्लिम को ही आर्मी में लूंगा, स्टेट ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ सिख को ही आर्मी में लूंगा, या मैं सिर्फ गोरों को ही लूंगा, मैं सिर्फ कालों को ही लूंगा, मैं सिर्फ इस जाति के लोगों को ही लूंगा। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन कंपलसरी सर्विसेज के अंदर स्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 क्या है ये हमने समझा। नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस या हैजार्डस काम जितने भी हैं वहां पे चाइल्ड लेबर नहीं होगी, ऐसा आर्टिकल 24 कहता है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हैजार्डस का मतलब जैसे चूड़ी का काम है जहाँ पे बैंगल्स बन रही है, जहाँ पे कोल वगैरह हो रहा है, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, कोई भी ऐसा हैजार्डस काम, कहीं एक्सप्लोजिव काम में आप उनको नहीं लगा सकते। हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में 14 साल से कम उम्र के बच्चे, चिल्ड्रन कौन है? 14 साल से कम उम्र के लोग चाइल्ड कहलाएंगे। 14 साल से कम उम्र के कोई भी पर्सन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकता, हैजार्डस एक्टिविटी नहीं कर सकता है। ब्रिटिश टाइम के दौरान भी फैक्ट्रीज एक्ट 1881 के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में काम ना करवाया जाए, और इसको पूरा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 बनाया गया ब्रिटिश ईरा में ही, जिसके अंदर चाइल्ड की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? 15 साल से कम उम्र के लोगों को चिल्ड्रन कहा जा रहा था, चाइल्ड कहा जा रहा था। ठीक है, और मेड चिल्ड्रन प्रोहिबिटेड फ्रॉम हैजार्डस वर्क। मतलब चिल्ड्रन एक्ट 1938 के अंदर भी, चिल्ड्रन एक्ट 1938 के अंदर भी ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया था, लिख के ये बात मेंशन कर दी थी कि जितने भी बच्चे हैं वो हैजार्डस वर्क नहीं करेंगे। और बच्चे कौन है? 15 साल से कम उम्र के लोग। हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 39F मेंशन है। ये क्या कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करे, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करे, ताकि वो फुल्ली डेवलप कर सके। अब इस डीपीएसपी को, क्योंकि डीपीएसपी आपको पता है नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर ये वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए, इसको जस्टिसिएबल बनाने के लिए आर्टिकल 24 को वाइडर किया जाता है, इसकी स्कोप को बढ़ाया जाता है। और आर्टिकल 24 के अंदर क्या ऐड किया जाता है कि ना केवल हैजार्डस बल्कि नॉन हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर भी बच्चों को काम करने नहीं दिया जाएगा। मतलब कि मेड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 हमने क्या किया? 24 को वाइड करने के लिए, इसकी इंटरप्रिटेशन को बढ़ाने के लिए हमने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? जो पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 था उसको रिपील कर दिया। वहां पे क्या था? 15 साल से कम उम्र के बच्चे कहलाएंगे, 15 साल से कम उम्र के लोग बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इस एक्ट के अंदर, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अंदर 14 साल से कम उम्र के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के लोग जो है वो चाइल्ड कहलाएंगे। एक तो ये डेफिनेशन बदल दी। दूसरा क्या काम किया कि चाइल्ड को ना तो हैजार्डस एक्टिविटी में ना ही नॉन हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर काम करने दिया जाएगा। मतलब किसी भी तरीके का पेड वर्क चाइल्ड्स को नहीं करवाया जाएगा। लेकिन होता क्या है, भारत के अंदर परिस्थिति कुछ और है। आप देखेंगे जितना गरीब तबका है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा पाएगी, मतलब उनके पास बच्चे ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे को चीप लेबर की तरह यूज़ करते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ उसे भीख मंगवाने लग गए, उसे खेतों में काम करवाने लग गए। तो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स कुछ और तरीके की है। 2016 में कुछ अमेंडमेंट होती है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट करके क्या कहा कि किसी भी हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर बच्चे काम नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन हैजार्डस एक्टिविटी में भी काम नहीं करेंगे। लेकिन 2 फील्ड ऐसे हैं जहां पे बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन ये बशर्ते ये काम नॉन हैजार्डस होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो खुद के बिजनेस में, अगर खुद का बिजनेस बैंगल्स बनाने का काम है तो बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि वो हैजार्डस एक्टिविटी है। अगर फैमिली बिजनेस, फैमिली ओन्ड बिजनेस नॉन हैजार्डस है तभी बच्चा वहाँ पे काम कर सकता है। दूसरा, एंटरटेनमेंट, जैसे आप रियलिटी शो देखते हो, डांस इंडिया डांस,
लिटिल डांस, ठीक है, जितने भी ये शोज आते हैं, इंडियन आइडल, लिटिल स्टार, ये जितने भी एंटरटेनमेंट है या मूवीज़ के अंदर जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं उन सभी को काम करवाया जाएगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि वो सारे काम नॉन हैजार्डस हो, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास राइट टू एक्ट 2009 भी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी है। इस एक्ट को फुलफिल करने के लिए ये कंपल्शन कर दी कि चाहे आप फैमिली ओन्ड बिजनेस में करवा रहे हैं काम, चाहे आप एंटरटेनमेंट में करवा रहे हैं, लेकिन वो जो काम करवा रहे हो वो स्कूल आवर्स के बाद होना चाहिए। आप उनको ऐसा नहीं है स्कूल से नाम कटवा के और आप उनको फैमिली बिजनेस में लगा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के अंदर लगवा रहे हैं। सबसे पहले स्कूल है, स्कूल आवर्स के बाद आप उनसे नॉन हैजार्डस एक्टिविटी, फैमिली ओन्ड बिजनेस और एंटरटेनमेंट के काम आप उनसे करवा सकते हैं। ये 2 एक्सेप्शंस डाल दी अमेंडमेंट करके 2016 में। ये आपका आर्टिकल नंबर 24 था, कंप्लीट होता है आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 ये सारे क्या है, ये सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है। तो अभी के इस सेशन में हम अपनी क्लास यहीं तक कर रहे हैं। अब जो रिलीजन वाला है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जिससे बोर ना होने लग जाओ। तो गाइज हम आर्टिकल नंबर 24 तक कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे 25 से लेके 30 की एक वीडियो बनेगी और 30 से लेके 35 की एक वीडियो बनेगी। प्लीज़ मेक श्योर कि लक्ष्मीकांत साथ साथ पढ़ते रहें और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू क्विज करते रहें, ठीक है। जो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं बच्चे, उन्हें प्रैक्टिस करने को मैं क्वेश्चन देती भी रहती हूँ। आप लोग अपने लेवल पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने आर्टिकल 20 से लेके आर्टिकल 25 को पूरा कंप्लीट कर दिया है, आर्टिकल 24 को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।